चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम फंडामेंटल राइट ही कर रहे हैं। ये चैप्टर डीपली करना जरूरी था। वो क्यों करना जरूरी था? लेक्चर सुन लीजिए, कोई भी लेक्चर लगे कि जरूरत नहीं तो मत सुनना, लेकिन हर लेक्चर सुनते हुए फील हो जाएगा ये जीवन में नहीं किया तो क्या किया। ओके, तो उसकी सत्यता तो अपने आप में प्रमाणित है, वो तो अपने आप में स्वतः ही स्थापित है, इसमें अब दिक्कत क्या। तो आज हम संविधान की इस विकास यात्रा में फंडामेंटल राइट के ही केस में आगे बढ़ेंगे। हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की फाउंडेशन दे दी थी, पूरी फाउंडेशन पूरी अच्छे से समझा दी थी कि भाई रिट पिटीशन का क्या कंसेप्ट है, क्या पर्पस है, उसकी यूटिलिटी क्या है। आज हम एक एक रिट के वाया आगे बढ़ेंगे, ये भी तो करना जरूरी था। क्या हम बढ़ें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली रिट जो है वो दैट इज द हैबियस कॉर्पस। देखिए, मैंने इसको हैबियस कॉर्पस कहा, आप इसे हैबियस कॉर्पस कह लें, हैबियस कॉर्पस कह लें, मैं हैबियस ही कहता हूँ। पता नहीं अच्छी लगती है कुछ बातें ऐसे कहने में, हैबियस कॉर्पस फीलिंग आती है। हैबियस कॉर्पस भी कह लेना भाई, कहीं पे ऐसा सुनने को मिले तो ये ना सोचना सर को बोलना भी नहीं आता। इट इज़ अ लैटिन वर्ड, अगर मैं लैटिन भी कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू बॉडी ऑफ नहीं, टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी की बॉडी चाहिए अपन को। आई बात समझ में? उसको प्रेजेंट करो, उसको पेश करो। ये कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है कि भाई उसको मेरे सामने पेश करो, प्रोड्यूस करो? सुनिए, इट इज एन ऑर्डर issued by the court to a person, look at the word person, mistake नहीं करने का। It is an order issued by the court to a person who has detained other person। इस लाइन से क्या समझ में आया? ये दोनों के अगेंस्ट मिली हुई है, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये दोनों के अगेंस्ट मिली है, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। उदाहरण से ही तो बात बनती है, उदाहरण नहीं दिए तो क्या ही बढ़ाया। उदाहरण, आपको उठा लिया गया है आपके घर से, ले गए हैं कहीं भी उठा करके, और नियम क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर आप प्रोड्यूस होने चाहिए। नियम यही कहता है ना कि 24 घंटे में प्रोड्यूस होने चाहिए। लेकिन अब अगर 24 घंटे में आप प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आप गायब हो रखे हैं, घर वालों को आप मिल नहीं रहे, कुछ अता पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे फिर? आपके पास या पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पास, ना किसी भी और पर्सन के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं आप कोर्ट को अप्रोच करें, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, कि भाई हमारे घर से पुलिस ने बंदा उठा लिया, या कहीं से रास्ते से उठाया, हमें जानकारी मिली है कि पुलिस नहीं उठाया, आज 48 घंटे हो गए हैं, वो हमें मिल नहीं रहा। देन द कोर्ट विल इशू ऑर्डर टू द कंसर्न्ड पुलिस कि मेरे को वो पर्सन यहाँ चाहिए। आई बात समझ में? सो इट इज़ द ऑर्डर issued by the court to the public authority। आपकी कोई सहेली हैं, मतलब एक लड़की की एक सहेली है, बालिक हैं, सब कुछ सही है, विवाह करना चाहती हैं किसी से क्या करना चाहती हैं? विवाह। लड़के से ही करना चाहती हैं, वो भी बालिक है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है, अच्छा कमाता खाता है, सामाजिक है, सब कुछ बढ़िया है। माता पिता नहीं चाहते कि इसका विवाह हम वहाँ करेंगे। लड़की कहती है कि मैं अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करूँगी। माता पिता ने लड़की को बंद कर लिया, अंडरग्राउंड कर दिया, कहीं गायब कर दिया। ऐसा पहले बहुत होता था ना, इसे उस कोठड़ी में ले जा करके बंद कर दो जिसमें इसे रोशनी भी ना मिले, तो बंद कर देते थे। लेकिन अब आप लोगों को तो पता है ना कि हमारी, यानी कि वो जो लड़की की जो सहेली थी, दोनों सहेलियाँ, उसको तो पता था, और लड़के आपको पता ही है, उस लड़की के भाई तो उसने पहले पटाया होगा उसको, तो वो उसके पास आया, भगा किधर है वो, तो कह रही पता ही नहीं चल रहा, कुछ किधर गायब कर दिया, घर वालों ने गायब हो गई। तो फिर अब वो सहेली या फिर ये लड़का या फिर कोई रिश्तेदार कोई भी जाकर के कोर्ट में कहेगा कि सर वो मिल ही नहीं रही, कहीं गायब कर दी गई घर वालों के द्वारा, किधर है? तो कोर्ट विल इशू ऑर्डर टू द प्राइवेट इंडिविजुअल, टू द फैमिली, कि उसको इधर प्रोड्यूस करो। तो दोनों के अगेंस्ट ये मिलना चाहिए था कि नहीं? पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिलना चाहिए था कि नहीं? तुम लोग नहीं कहोगे तो एक आधा मिटा देते हैं हम। तुम तो कुछ भी कर सकते हो, देश की आवाम को बदल भी सकते हो, लेकिन इतनी मजबूत आवाम नहीं बनेगी देश को, संविधान को बदलो, तुम ही बदलो तो ज़्यादा बेहतर है। और वो यही है कि दोनों के अगेंस्ट मिलता है। ओके, अब ये कभी भूलेगा क्या? ये क्वेश्चन भूलेगा कि इसमें जो पर्सन पीड़ित, शब्द क्या है? पीड़ित, पीड़िता, तो जो पीड़िता है, क्या उसको खुद प्रेजेंट होना है कोर्ट में ये रेट इशू कराने के लिए? वो तो खुद बांधा हुआ है, उसको तो खुद को गायब किया हो, तो किधर से प्रेजेंट हो जाए? तो या तो पीड़ित खुद,
या पीड़ित का परिवार या रिश्तेदार या मित्रगण कोई भी, तो जब मित्रगण की ही बात कर ली तो मतलब कोई भी, मोहल्ले वाला कोई भी, कि मैंने 2 दिन पहले उसे देखा था, उसने पुलिस वाले के साथ लड़ाई की, उसकी गाड़ी के गेट के बाहर पुलिस वाले ने गाड़ी लगा दी थी, उसने उनको मना किया, ऐसे में पुलिस ने झगड़ा किया, उसकी घर में चरस रख दी, उसको उठा करके ले गए हैं और अब वो 2 दिन से कॉलोनी में कहीं मिल नहीं रहा, सबको परेशानी है। मैं इस रिट पिटीशन के बारे में जानता था, मैं एजुकेटेड था और मैंने ये फाइल कर दी है जी, लड़के का पता करिए, तो कोर्ट विल इशू द ऑर्डर टू द पुलिस। अब ये एमसीक्यू आपको गलत करे नहीं, क्लियर हो गया? ये तो नेचुरल सी बातें हैं ना, इसमें दिक्कत की क्या बात है? तो ये पहली लाइन भी जस्टिफाई हो गई, टू हैव द बॉडी ऑफ। दूसरी लाइन में इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट और से अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, अब अगला कंसेप्ट यहाँ पर आता है, किसके अगेंस्ट, किस मैटर में, किस रेफरेंस में ये नहीं इशू की जा सकती, ये भी तो समझना जरूरी था ना, किस मैटर में ये नहीं इशू की जा सकती। डिटेंशन इज लॉफुल, ऑर्डर इशू नहीं, ऑर्डर मतलब का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लॉफुल। हम यानी कि कोर्ट बुला रहा है कि आप बॉडी लेकर के आइए और उसके बाद उस रिट को इस्तेमाल करते हुए तो उस पर्सन को ये देख रहा है कि क्या वो अनलॉफुली डिटेंड है कि नहीं, और अगर वो पाया जा रहा है कि अनलॉफुली डिटेंड है तो उसको छोड़ देंगे। अगर पाया जा रहा है कि वो अनलॉफुली डिटेंड है, इलीगली डिटेंड है, तो उसको छोड़ना ही है ना, रिट का पर्पज़ यही है ना, तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब कब ये प्रभावी नहीं होगी, जब वो लॉफुली डिटेंड है। डिटेंशन इज लॉफुल, लॉफुल का मतलब सारा प्रोसीजर फॉलो किया है। प्रोसीजर कौन सा था, डिटेंशन वाला कानून पढ़ा था ना भैया। प्यूनिटिव डिटेंशन की क्या शर्तें थी, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, 2 डिटेंशन थे ना। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या था कि जिसको उठा करके ले गए उसे चार्जेस बताओ कि क्या क्या चार्जेस उस पर लगे, चार्जेस मैंने पैसा नहीं, चार्जेस क्या लगे हैं। सेकेंड, उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर रखने का मौका दो, उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो। ओनली मजिस्ट्रेट ही उसकी कस्टडी बढ़ा सकता है। मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि उसकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ानी है कि पुलिस कस्टडी। अगर तो पुलिस कस्टडी बढ़ा देता है मजिस्ट्रेट, तो फिर उसकी कस्टडी पुलिस के पास आ जाएगी और वो पुलिस लॉकअप में रहेगा, यानी थाने में। और अगर जुडिशियल कस्टडी बढ़ा देता है कोर्ट, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के अंडर रहेगा और फिर वो लॉकअप या थाने में नहीं, वो रहेगा जेल में। वो हो गई जुडिशियल कस्टडी, ये होगी पुलिस कस्टडी। बट ये 24 घंटे से ज़्यादा रखने की अनुमति तो वही देगा ना जिसको ये अथॉरिटी है, और वो तो मैं जुडिशरी है। तो ये सारे लीगल, ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए, इसके बाद जब वो पर्सन डिटेंड है तो वो लॉफुल हुआ कि नहीं। लेकिन जब इसमें से कुछ भी ब्रेच हो रहा है तो वो अनलॉफुल है। जब पता लग रहा है अनलॉफुल है, जब कोर्ट ने एक्सटेंड ही नहीं किया उसका और 24 घंटे तक वो प्रोड्यूस ही नहीं किया गया था, 4 दिन से उसको रखा हुआ प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, तो फिर ये पाया जाएगा कि अनलॉफुल है, इसको फ्री कर दो। आई बात समझ में? तो कोर्ट की ड्यूटी यहाँ पर ये हो जाती है कि वो इस रिट पिटीशन के तहत देखे कि डिटेंशन लॉफुल था कि नहीं था। अब मुझे एक बात बता दें कि यदि थोड़ी देर के लिए वहाँ हमारे देश में से ये वाली रिट ख़त्म कर दूँ तो देश कैसा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर आपकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर के, जो आपकी लिबर्टी है उसको लेकर के, ये रिट सबसे महत्वपूर्ण रिट है। इसलिए इसे द ग्रेट रिट कहा जाता है, द ग्रेट प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। तो सभी रिटों में द ग्रेट रिट कौन सी है, हैबियस कॉर्पस। लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का सीधा प्रबंध कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा प्रबंध कर दिया कि लिबर्टी इससे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपकी लिबर्टी को इंक्रोच नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आपके पास सीधी पिटीशन है, आप वहाँ पर जाइए। आई बात समझ में? अब अगर ये ना होती तो कोई कभी किसी भी तरह से उठा लिया गया। देखिए, स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास मशीनरी है, पुलिस है और अदर अथॉरिटीज़ हैं, और नागरिकों के पास अधिकार हैं, वो है फंडामेंटल राइट। पावर कभी अधिकारों को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बैलेंस बना करके रखना है। नागरिकों के लिए ही पावर दी गई है स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट उस शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको उठा रही, कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहा है आपके साथ, कोई भी आर्बिट्रेरी एक्ट हो रहा है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई तर्क ही नहीं है, चाहे ये एग्जीक्यूटिव कर रहा है या कैसे भी, तो फिर आपको ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं कि आपके अधिकार सुनिश्चित हो सकें और आप अपने आप की लिबर्टी को फुली एग्जीक्यूट कर सकें। अगर मुझे अभी वही डर हो, मान लीजिए मुझे अभी डर हो कि भाई पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना, कभी भी उठा करके ले जाएंगे, फिर पीछे से कोई पैरवी भी नहीं है। राजा महाराजों का दौर होता तो ऐसा होता था ना, राजा जी के सामने आंखें नीची कर उनको, राजा भी कहता था ना, आंखों में आंखें डाल करके देखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्यों? फिर उठवा लिए जाओगे, और फिर जब उठवा लिए जाओगे तो फिर कोई कहाँ डाल दिए गए हो, किस कोठरी में डाल दिए गए, तो किसी को पता ही नहीं है, कितने ही समय से उठाया हुआ है ना।
घायल मूवी में वो क्या कहता है, उसके ब्रदर को, सनी देओल के भाई को, यानी कि राज बब्बर को वो उठवा लेता है। उसका नाम क्या है अमरीश पुरी का उस मूवी में, थोड़ा भूल गया हूँ मैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए, ये क्या ही लेवल होगा। आईएएस के लेक्चर में कह रहे हैं उस घायल मूवी में अमरीश पुरी को क्या जाता है, राणा कहता है, पता नहीं क्या कहता है, कातिया बेटा घातक में है, समझ आई? ओके, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसका कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम लिख के बताइए गाइस, ऐसा नहीं होता है जीवन में, बस आपका उदाहरण समझ जाइए। और राज बब्बर कोई दिन से बांध बूंद करके बैठा हुआ है, उसके लिए वो क्यों भटक रहा है इधर उधर, वो जस्टिस के पास भी जाता है कि मेरे भाई को बांधा गया उसी की पार्टी में, लेकिन गलत है, उसको रिट पटिशन लगाना चाहिए था। वो अपने ही लेवल पे जांच पड़ताल कर रहा है, उसको कोर्ट में जाना चाहिए, तो उसे कहना चाहिए कि मुझे शक है कि इसने मेरे भाई को बांधा हुआ है, आप प्लीज़ ये करिए, तो बस कोर्ट कुछ करता। ओके, अब कोई आके मुझे कह कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 के तहत लगा दी कि मुझे ऐसा डर है कि हरप्रीत ने जो है कि वो बस और मेरी गर्लफ्रेंड को अंदर बांधा हुआ है कई दिनों से, पता लग रहा है वो कहीं गोवा में घूम रही है, पता लगे कि कह रहे मेरे बॉयफ्रेंड को बांधा है, पता लगे मालदीव्स में घूम रहा है, तो मुझे कोर्ट कहे कि इसको समन करो और मुझे कहे उसको फ्री कर दो, तुमने बांधा हुआ है, मेरे पास है ही नहीं तो मैं फ्री किधर से करूँ, कोई रुपया तो ला करके दे नहीं सकता। जांच होती है भाई, पड़ताल होती है, जो पर्सन ने ये पिटीशन लगानी है ना, दस्तावेज होते हैं, कागज पत्री होती है, को पूछा जाता है कि किस आधार पर आप ये पिटीशन लगा रहे हैं, क्यों लगता है आपको ऐसा है, ये सारी चीज़ों के बाद फिर कोर्ट विल इशू द समन कि उसको पेश करो, फिर कोर्ट विल इशू द ऑर्डर कि इसको फ्री करो या इसकी कंटिन्यूटी करो डिटेंशन की। लेकिन अगर डिटेंशन लॉफुल ही है तो फिर भी आप उसको हैबियस कॉर्पस इशू करा लेंगे, तो क्या ही फ़ायदा इस बात का, नॉट एट ऑल गुड। लॉफुल डिटेंशन तो करनी है स्टेट को। ओके, सेकंड, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, अब इसमें आप क्या कहेंगे, हैबियस कॉर्पस कहाँ से लागू हो जाएगी यहाँ पर, कोर्ट वट विल द कोर्ट इशू, ये तो आपने कोर्ट का ही कंटेम्प्ट किया खुद, इसमें तो कोर्ट खुद ही लगा हुआ आपके अगेंस्ट। ध्यान से सोचिए कि कोर्ट खुद ही लगा हुआ है और आपने कंटेम्प्ट किया हुआ है कोर्ट का, उस मामले में आपको डिटेन किया गया है, तो इट इज़ अ प्रूवन एस्पेक्ट ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। और आपने कोर्ट को कंटेम्प्ट कर दिया है, आपने जजेस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, या बी इट एनीथिंग, आपने कुछ भी कहा है, उसके तहत अब कोर्ट के एंड पर आप पर कंटेम्प्ट लगा है, कोर्ट के एंड पर आप पर कंटेम्प्ट लगा है, तो कोर्ट ने तो सारा विचार विवेक कर कर ही आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया है ना, तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ जा करके कहेंगे कि इसकी बॉडी प्रेजेंट करें, बॉडी तो प्रेजेंट ही है, क्योंकि एक्सेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुडिशरी इज प्रेजेंट। हम जुडिशरी के वाया एक्सेसेस रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम जुडिशरी के वाया एक्सेस रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हेन जुडिशरी इज इन द क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि वो कंटेम्प्ट का केस है, वो तो प्रमाणित ही हुआ है और उसके बाद उनको डिटेन किया गया है, तो फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रशांत भूषण की बात है, तो उनका तो कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, सबको क्लियरली ही दिख रहा था, कोई एक्सेस तो वहाँ पर नहीं हो रहा था। उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते, कंटेम्प्ट के, उनको सजा, मतलब उनको डिटेंशन के ऑर्डर आ जाते, तो फिर तो वो तो प्रमाणित कोर्स फॉलो करके हो रहा है ना पूरा, उसमें आप यही नहीं लगा सकते ना कि अभी कॉर्पस लगाना है उनकी बॉडी की तरह किसी और कोर्ट को जाकर के आप कहें। इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। लाइकवाइज द कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जैसे कोर्ट का कंटेम्प्ट है इसी तरह से लेजिस्लेचर का भी कंटेम्प्ट का मामला होता है, वहाँ पर भी वो प्रक्रिया प्रमाणित है। आई बात समझ में, हमें बस एक्सेसेस को रोकना है। डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे करके किसी की डिटेंशन की बात कही है, जैसे आप कहते हैं ना कि कोर्ट की फैसले से इन्हें हिरासत में लिया गया, या आप कहते हैं ना कोर्ट ने कहा कि इन्हें 2 दिन के लिए हिरासत में ले लिया जाए। जैसे कई बार कोई गवाह ही आता है, बहुत शान पट्टी दिखा रहा है, पता लगा जिरहा करते करते कि ये कातिल तो यही था, अचानक से पता लगा फंस गया, बातों बातों में फंसाने किसी को आया था, फंस खुद, तो कोर्ट से कहा इन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाए, तो कोर्ट के ही ऑर्डर से तो हिरासत में ले रहे हैं भाई। अब उसको क्या किसी को कहना कि इसकी टू हैव द बॉडी, उसकी तो बॉडी आई थी खुद ही और कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया है कि चल बेटे निकल अब अंदर हिरासत में। तो जब कोर्ट माने न्याय मूर्तियाँ, वो गलतियाँ कम ही करते हैं। ये एक्सेस से बचाने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव के, इस बात को समझ रहे हैं आप, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्सेस से बचाने के लिए कोर्ट ने तो जब आपको कहा है इनको हिरासत में ले लिया जाए, तो कोर्ट ने कुछ देखा है, दलीलें देखी, कोई डिबेट देखी, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मान लीजिए कि आपने किसी तरह का कोई क्राइम कर दिया किसी भी जगह पर, कोर्ट देख रहा है कि आपने क्राइम किया है, किसी भी तरह से कोर्ट को ऑब्जर्व हो गया,
कोर्ट ने मान लीजिए किसी की प्ली के ऊपर या सुमोटो एक्शन ले लिया कि उनको हिरासत में ले लिया जाए, तो कोर्ट की तो हिरासत में है वो। अब यहाँ पर टू हैव द बॉडी ऑफ क्यों करना है, तो न्याय की प्रक्रिया से ही तो हो रहा है। अब कोर्ट उनको बताएगा कि भाई आपने ये किया है इसलिए आपको हिरासत में लिया गया है, अब आप अपना वकील खड़ा कर लीजिए और प्रमाणित कर दीजिए कि आपने नहीं किया है। इसी प्रक्रिया की तो हम बात कर रहे हैं कि हमें ये प्रक्रिया चाहिए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत जो भी रूल्स बने उनके तहत अरेस्ट हुआ है कि नहीं, डिटेंशन उसके तहत हुआ है कि नहीं। अगर उसके तहत हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, डिटेंशन तो करना ही करना है। बिना डिटेंशन के उसको किधर चेपेंगे ले जा करके, कोई गुनाह पे गुनाह करते चला जा रहा है। समझ में आ रही है? कोई कोर्ट में खड़ा हो करके कोर्ट की अवमानना करते चला जा रहा है, कोर्ट की अवहेलना करते चला, तो कोर्ट तो कहेगा इसको अरेस्ट में लीजिए, इसको हिरासत में लीजिए तुरंत। आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, उसमें एक अखबार वाला कुछ भी छाप, मतलब हर प्रोसीडिंग को छाप छाप के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी राय अक्षय कुमार के फेवर में बनवाता है। वो फेमस नानावटी केस पर बनी थी मूवी। उसमें एट द एंड जज कह देता है ना कि इनको एक तो हिरासत में लो और ये छापेंगे नहीं कुछ भी। अब जब वो हिरासत में ले लेते हैं उनको, तो उनको मिलने के लिए उसका एक वो भी आता है ना, जो उसका रखा होता है उसने अपना चमचा, तो वो भी आता है वहाँ पर, वो मिलता जुलता है। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे खिलाफ अब मैं हैबियस कॉर्पस लगाऊंगा और तुझे मैं पेश करा दूंगा, तो कोर्ट से ही तो वो हो गया है। तो कोर्ट ऐसे कई बार कह देते हैं हिरासत में ले लो, इनको अरेस्ट कर लो, कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। या कई बार मान लीजिए कि अब ड्रग्स के मामले में एनसीबी जांच कर रहा है, मान लीजिए मुंबई सपोज द मुंबई कोर्ट, मुंबई एनसीबी will approach the district court or the sessions judge or the high court or be it any authority और उनको कहे कि हमारे पास ये प्रमाण है सर कि ये पर्सन इसमें लिप्त हैं एंड आप अरेस्ट इशू आपको ऑर्डर करना है यहाँ पर। तो अब इफ़ कोर्ट विल कन्विंस, तो वो उसे अरेस्ट करने की बात अगर कह रहा है तो वो तो पूरी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम कैसे कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल और एग्जीक्यूटिव के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेस से बचाने के लिए। इट इज़ अ बुलवर्क फॉर द पर्सनल लिबर्टी। आपकी लिबर्टी को कोई भी इनक्रोच ना कर सके, उसके लिए एक बुलवर्क है ये, आपको एक रक्षा कवच प्रदान किया गया है। लेकिन ये इस बात का निगेशन नहीं है कि आपका डिटेंशन या अरेस्ट नहीं हो सकता, वो हो सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। ओके, डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब ये स्टेट, ये हाई कोर्ट्स के मामले में है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का भी अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, हाई कोर्ट्स का अपना जुरिस्डिक्शन है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो पैन इंडिया ही है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इंडिया से भी बाहर है, जहाँ तक अपनी हमारी कुछ कंपनीज काम कर रही हैं किसी भी तरह से। अब आपने कांड है ये, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का, आपने वहाँ भोपाल हाई कोर्ट में जाना था और आप आकर के घुसे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ में, और वहाँ पर लगा रहे हैं। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो ये कह रहा है कि हाँ उसको पेश करिए, तो वो तो जुरिस्डिक्शन के ही बाहर है कोर्ट के। कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन है जो पंजाब हरियाणा तक सीमित है, तो मध्य प्रदेश तो जाता नहीं। तो इस तरह से भी ये नहीं कराया जा सकता, इसलिए भी ये यहाँ पर रोका गया है इसको। आप जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड नहीं कर सकते इस मामले में, जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं हो सकता। तो पहला तो अगर वो लॉफुल है, दूसरा तो अगर वो कंटेम्प्ट है लेजिस्लेचर कोर्ट के अगेंस्ट, तीसरा अगर वो डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है या डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर आप इसके अगेंस्ट ये नहीं इशू कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस। ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी तरह किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है? हैबियस कॉर्पस का महत्व समझ में आ गया आपको? अब दिक्कत ये आ जाती है कि अभी क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटने के बाद और आर्टिकल 35A के बाद धड़ाधड़ वहाँ अरेस्ट हुए, एकदम ज़बरदस्त भयंकर अरेस्ट हुए। उठा करके सारे नेता नज़रबंद कर दिए, कहीं अंदर ही अंदर नज़रबंद कर दिए, कहीं कुछ को उठा करके लॉकअप में ले गए, कहीं को किसी किधर डाल दिया गया। और इतने भयंकर ये लगे हैं, क्या कहते हैं उसको, हेबियस कॉर्पस के रिट, टू हैव द बॉडी ऑफ कि उसकी बॉडी मंगाओ, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था ना किसको कौन किधर ले गए। बस एक फरमान जारी कर दिया गया था, 80,000 सैनिक तो पहले से वहाँ पर उतारे हुए थे, अंदर ही अंदर सब कैद कर दिए गए। फारूक अब्दुल्ला ऊपर से झांक रहे थे ना बालकनी में आकर के, मुझे बंद किया, मीडिया को कहते थे बंद हूँ मैं, आई एम, तो वो कह रहे थे वहाँ ठीक है चलो बंद हो, कोई बात नहीं। तो उसके खिलाफ सबने लगाया, शाह फैसल ने भी, औरों ने भी। तो उसमें अब ये हेबियस कॉर्पस की ये निकल करके आई थी कि भाई इस वजह से चर्चा में आई थी कि इसका अब क्या होना चाहिए, ये कितनी के रेलेवेंट है, कितनी के नहीं है।
ये इस वजह से उस समय में हमें इररिलेवेंट नज़र आने लगी, क्योंकि अब देखिए आपको लेकर के गए हैं, आप पे एक्सेस हुआ है। तो आर्टिकल 32 का तो मतलब ही यही है कि ये बहुत ही फास्ट, स्पीडी और इफेक्टिव जस्टिस दिन मिले, आपके राइट्स बहुत क्विक रिस्टोर हों, उसके लिए ये यूज़ की जा रही है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जा रहे हैं और वहाँ पर 3-3, 4-4 दिन के बाद आपकी ये रिट ही एजेंडे पे ली जा रही, पिटीशन ली ही एजेंडे पे काफ़ी दिन बाद जा रही, तो आप तो उतने दिन तक एक्सेस झेलते रहे, आपके फंडामेंटल राइट्स का पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। और दूसरा, मान लीजिए कि जब आपकी ये एजेंडे पे ली जा रही है, उसके बाद सुनवाइयाँ मल्टीपल हो रही हैं इस पे, तो भी आप डिले होते जा रहे हैं। स्टेट को आप कह रहे हैं कि भई आप प्रमाणित करें, स्टेट प्रमाणित करने में, प्रमाण देने में समय ले रहा है। केसेस पेंडेंसी इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि आप कोई सोच नहीं सकते। जजेस की रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वैकेंसीज़ एक इम्पॉर्टेंट इशू है। केसेस पेंडेंसी वैकेंसी की वजह से ही चल रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से भी अगर आप हेबियस कॉर्पस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से आपको जस्टिस डिनाई ही हुआ, ये भी तो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन ही है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को फुल्ली प्रोटेक्ट किया जाए, तभी स्टेट फुली डेमोक्रेटिक रह सकता है। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सरकार चुनी है और बाद में वही नुमाइंदे आपको रिप्रेजेंट करते हुए आपके लिए लॉज बना रहे हैं। हमें ये भी देखना होता है उस डेमोक्रेटिक स्टेट में कि लॉज कहीं भी अथॉरिटेटिव या आर्बिट्रेरी ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, तो उसके लिए जुडिशरी का एक रोल है। हमें वहाँ पर आर्टिकल 13 रोल प्ले करता है जुडिशियल रिव्यू के मामले में। हमें ये भी देखना होता है कि मान लीजिए कोई लॉ बन भी गया है, उसके तहत कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन इस तरह का ना हो जो हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी फ्रीडम को, हमारी लिबर्टी को इनक्रोच कर जाए। ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यह भी हो रहा है किसी भी एक्शन के वाया, तो हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इन सभी लेवल पर डेमोक्रेसी को लेयर बाय लेयर इंस्टॉल किया गया है। उस इंस्टॉलेशन में ये देखा जाता है कि अब डेमोक्रेसी इस वे में भी इंक्रोच होती है कि जुडिशरी की केसेस की पेंडेंसीज, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड, जुडिशरी का सेलेक्टिव रेमेडी। आज के दिनों में ये वर्ड बहुत फेमस आपने सुना होगा, सेलेक्टिव रेमेडी, कि अगर मान लीजिए अर्णब गोस्वामी के मामले में ये केस हुआ कि आर्टिकल 32 जो है वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोर्ट पहले भी ये बात मेंटेन कर चुका है कि मीडिया को कोई स्पेशल फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नोवेयर मीडिया स्पेशल फ्रीडम इज देयर। मीडिया को एक नॉर्मल सिटीजन के बराबर ही कंपेयर किया गया। तो जो फ्रीडम सिटीजन को है वही फ्रीडम मीडिया को है। आपसे ना ज़्यादा है ना आपसे कम है। अब इसके तहत हो ये जाता है कि मान लीजिए कोर्ट ने तो ये मेंटेन किया है, बट फिर सक्सेसिवली कई बार हो ये जाता है कि जैसे प्रशांत भूषण की प्ली को भी आपने सेलेक्टिवली चुन करके प्रायोरिटी एजेंडे पे ले लिया। इसी तरह से आपने अर्णब गोस्वामी की प्ली को भी प्रायोरिटी एजेंडे पे ले लिया। प्रशांत भूषण के मामले में आपने ₹1 कंटेम्प्ट लगाया और आपने ये कहा क्योंकि लंबे समय से वो प्रैक्टिशनर हैं कोर्ट में। यार मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आई थी, मैं तो आज दिन तक परेशान हूँ कोर्ट के इस निर्णय से। अगर वो लंबे समय से, आप कहते हैं कि 26 साल से वो प्रैक्टिशनर हैं किसी संस्था के, तो उन्हें तो उसकी गरिमा का ज़्यादा पता होना चाहिए था, उन्हें तो उसकी इंटीग्रिटी का ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी, तो उनको तो ज़्यादा रेपुटेशन का ख्याल करना चाहिए था। उनके द्वारा उल्लंघना हुई और आप उनको दोषी देखो, हाँ बात ध्यान से समझो। एक तो है कि आप उनके या तो उनको दोषी ना मानो, एक है कि प्रशांत भूषण दोषी नहीं है, तो मैं तब सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन आपने दोषी भी मान लिया, फिर आपने उन्हें कितने मौके भी दे रहे थे कि आप मान लीजिए अपना ट्वीट करेक्ट कर दीजिए। वो सरेआम कह रहे हैं कि ट्वीट करेक्ट नहीं होगा। आप उन्हें कह रहे हैं कि आपने बयान में अपॉलॉजी, वो नहीं कह रहे कोई अपॉलॉजी नहीं होगा, तो हीरो बन रहे थे, आप उन्हें हीरो बना रहे थे। फिर आपने फाइनली ये माना कि वो गलत है, उन्होंने गलती की, तो फिर आपने उनको पनिशमेंट क्या दिया, ₹1 और तर्क क्या दिया कि वो लंबे समय से प्रैक्टिशनर है, इस चीज़ को देखते हुए उनके ऊपर ये बता जा। तो ये कैसा जुरिस्डिक्शन हुआ भाई? इट इज़ वेरी मच सेलेक्टिव। आम इंसान कोई होता तो उसके साथ भी आप उसके पास तो ज़्यादा स्कोप है गलती करने का। वो तो उसको तो ये भी नहीं पता, कोई कंटेम्प्ट होता है, कोई अवमानना होती है, किसी को आप कुछ कर सकते हैं, है ना। ध्यान से अब और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। देखिए जैसे आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी, उनका जुडिशरी से डिस्प्यूट चल रहा है, वो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि